स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज से हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करेंगे और कई बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप फार्मूले रिवाइज़ कर दीजिए। क्वेश्चन तो आप कराते ही हैं, तो एक बार फार्मूला रिवाइज़ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि जो जो चीज़ें छूट गई हैं उसी को मैं पहले कवर कराऊँगा। जैसे आपको लोगों को लगता है, हमने सजेशन मांगे थे तो कुछ स्टूडेंट ने बताया था कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक बार रिवाइज़ करा दीजिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या पढ़ना है बच्चों, ये ध्यान रखो। सबसे पहले तो ये एक पॉइंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग नॉर्मली z इक्वल टू a प्लस आयोटा b से डिनोट करते हैं। आयोटा मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1, a भी रियल नंबर्स हैं। और ये होता है आपका एक पॉइंट इन आर्गन प्लेन। ये आपका रियल एक्सिस है, ये इमाइनरी एक्सिस है, और ये है वो पॉइंट a, b जिसके कोऑर्डिनेट को हमने लिखा है। अब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है, लेकिन उसके पहले इक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से सुनिएगा, केवल लेक्चर सुन भी लेंगे तो चलेगा, हम सारे पॉइंट्स बोलेंगे आपको। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल तभी बोलते हैं जब दोनों सेम पॉइंट्स रिप्रेजेंट करें, मतलब उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट साइमल्टेनियसली इक्वल हो जाएं, उसी को कहते हैं इक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर अलजेब्रा में अगर बात करें तो अलजेब्रा में आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आपको आयोटा को एज ए पॉलिनोमियल मानते हुए सिंपली ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है। आयोटा कभी भी आयोटा स्क्वायर है तो -1, आयोटा क्यूब है तो माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 आ जाए तो आयोटा की पावर 4 आ जाए तो 1। इस तरह से आपको सोचना है। उसके बाद बच्चों होता है -z को एडिटिव इन्वर्स कहते हैं, z का 1/z को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। तो ये सब तो बेसिक्स होता है। अब इसमें अगला पार्ट होता है कंजुगेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होती है उसी को कहते हैं कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अगर इसको हमें डिनोट करना हो तो आप कह सकते हो ये पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है -a, b। अगर ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है a, b। तो a, b और a, -b में रिलेशन ये है कि a, b आपका a, b का ही मिरर इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। तो अभी इससे रिलेटेड कई सारे प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ इसकी ये होती है बच्चों, पहली प्रॉपर्टीज़ होती है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर 2 बार कंजुगेट करते हैं तो फिर से हमें a प्लस आयोटा भी मतलब z ही मिल जाता है। दूसरा होता है बच्चों कि अगर z की वैल्यू z कंजुगेट के इक्वल है तो z इज़ प्योरली रियल, z इज़ प्योरली रियल। और ध्यान से देखिएगा, z प्लस z कंजुगेट की वैल्यू अगर 0 है तो z इज़ प्योरली इमाइनरी, z इज़ प्योरली इमाइनरी। क्लियर। अब इसमें एक दो चीज़ें और होती हैं जो मैं एक एक करके बार बार बताता हूँ। जैसे z प्लस z कंजुगेट क्या होता है तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। z माइनस z कंजुगेट क्या होता है तो 2 टाइम्स इमाइनरी पार्ट ऑफ 2 आयोटा टाइम्स इमाइनरी पार्ट ऑफ z। इसमें ध्यान रखना बच्चे, जल्दीबाजी में आयोटा को छोड़ देते हैं और काम गड़बड़ हो जाता है ना। तो आप आराम से इनको मल्टीप्लाई करते हुए, एडिशन करते हुए लिख सकते हैं। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे, मतलब z1 प्लस z2 का कंजुगेट करेंगे तो वो आपका इंडिविजुअल कंजुगेट के इक्वल हो जाएगा। जैसे इंडिविजुअल कंजुगेट के सम के इक्वल हो जाएगा। ये नंबर n के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में चलता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में n के लिए नहीं एक्सटेंड करेंगे क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ये z1 z2 का जो कंजुगेट है वो z1 कंजुगेट z2 कंजुगेट। अब इसमें यही होता है बच्चों, तो क्या बताऊँ, यही ना बताऊँगा, कुछ और थोड़े बता दूँगा। इसमें क्या होता है तो z1 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट। इस तरह से हम लोग नॉर्मली इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। इसके बाद आता है आपका मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस। जैसे ये आपका a, b है तो इसके ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसी को कहते हैं मॉडुलस। तो z की वैल्यू अगर a प्लस आयोटा b है तो मॉड ऑफ z आप लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जैसे हमने कंजुगेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं एग्जैक्टली उसी तरह सिमिलर वे में मॉड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं बच्चों। अब ये डिस्टेंस है तो ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के इसमें ये दो ध्यान रखना, कभी भी प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी क्वेश्चन है तो प्योरली रियल के लिए z कंजुगेट करना, अगर z के इक्वल आ जाए तो प्योरली रियल और इमेजिनरी के लिए z कंजुगेट करेंगे और उन दोनों का सम 0 के इक्वल आ जाएगा।
तो ये रहा प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल से रिलेटेड, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और इसमें एक दो प्रॉब्लम पार्ट और हैं जिसको मुझे बताना है ना। तो मैं 1 बाय 1 कंटिन्यूएशन में ही बताऊंगा, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपको ना होनी चाहिए। अब मैं देखता भी चलता हूँ कि कुछ छूट न जाए, ऐसा ना हो कि कुछ छोड़ दें और आगे बढ़ के फिर प्रॉब्लम क्रिएट करें। नहीं, तो अब देखो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मैंने कहा कि जेड कंजुगेट इन सब की वैल्यूज़ सेम होती हैं। माइनस जेड करो या माइनस जेड कंजुगेट करो, इन सब की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट ध्यान रखना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे अगर उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट साइमल्टेनियसली इक्वल हो जाएं। और कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो तभी हो सकता है जब रियल वैल्यू ज़ीरो, इमेजिनरी वैल्यू ज़ीरो। दूसरा होता है बच्चों कि अगर Z1 Z2 का जो बार है, मतलब मैग्नीट्यूड, इस तरह से लिख सकते हैं और ये n नंबर्स के लिए भी एक्सटेंड हो सकता है। अगला ये है, फिर उसका ये है अगला कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को जेड इंटू जेड कंजुगेट लिख सकते हो। अगली ये पॉइंट होता है बच्चों इसमें कि जैसे ये डिवीजन के लिए भी होल्ड करता है, मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z2 के इक्वल होती है। इसके बाद आते हैं बच्चों आर्गूमेंट पढ़ते हैं। आर्गूमेंट, कोई भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे और ये अगर थीटा है तो थीटा को कहते हैं आर्गूमेंट ऑफ जेड। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसको जो डिफाइन करते हैं इसमें ऐसे लिखते हैं कि P डिनोट द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एंड इफ OP मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस देन थीटा इज कॉल्ड आर्गूमेंट ऑफ जेड। लेकिन इसमें क्या होता है, अब थीटा, थीटा प्लस 2 पाई, थीटा माइनस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई सभी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया है कि एक होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड, अगर थीटा माइनस पाई से प्लस पाई हो देन थीटा को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये यूनिकनेस हो जाता है इसमें। और इसको निकालते कैसे हैं, तो आप कह सकते हो कि इसको निकालने का जो तरीका है वो ये है बच्चों कि आप जैसे हम लोग ट्रिको में ये जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में, कि ट्रिगो में हम लोग ये पढ़े हैं कि अगर ये आपका r है, ये थीटा है, तो दिस इज़ r साइन थीटा, r कॉस थीटा। तो इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे r कॉस थीटा कॉमा r साइन थीटा। और अगर कॉम्प्लेक्स की भाषा में लिखना हो तो z इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स r साइन थीटा। r कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ही शॉर्ट में सिस थीटा कहते हैं, या आप इसको ई की पावर आयोटा ऐसे भी लिख सकते हैं यूलर फॉर्म में, जहाँ पे r क्या है तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड है और थीटा क्या है तो आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है। नॉर्मली हम लोग एम्पलीट्यूड का ही हेल्प लेते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो एम्पलीट्यूड में ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के नीचे हैं उन सबको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। ये नेगेटिव एंगल है, ये पॉजिटिव एंगल है, और जो ऊपर हैं उनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। जो जीरो मतलब रियल एक्सिस पे होंगे उनको उनके प्रिंसिपल आर्गूमेंट जीरो, यहाँ पे π/2, यहाँ पे -π/2 और यहाँ पे पाई। ध्यान रखना पाई पे क्लोज्ड है और -पाई पे ओपन है, मतलब -5 का कोई प्रिंसिपल आर्गूमेंट पूछे तो आप क्या आंसर दोगे, पाई, बिल्कुल सही। तो ये ध्यान रखना है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। और आर्गूमेंट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लॉगरिथमिक से बहुत ज़्यादा मैच करती हैं, तो उसको भी लिख ही लेते हैं, है ना। तो लिखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गूमेंट। इसमें जितना आपको जानना है वो मैं बता दूंगा बच्चों, और बस ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना इसको भी अगर आप केवल देख लो एक बार वीडियो, मैं ये नहीं कहता कि आपको नोट आउट करना है, बस आप हाँ ये सब के प्रूफ करने का अब हमारे पास थोड़ा वक्त कम है, प्रूफ करने का कोई मतलब नहीं है। आप कहोगे कि सर बस रिजल्ट बता दीजिए। उसके बाद आता है, जैसे मैं कह रहा था कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 की वैल्यू लिख सकते हैं आप, आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2, जैसे लॉगरिथम में बात करते हैं। अगर आर्गूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 की बात करें तो ये लिखते हैं आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2, और आर्गूमेंट ऑफ Z की पावर n की बात करें तो ये n टाइम्स आर्गूमेंट ऑफ Z लिखते हैं। बस ये ध्यान रखना कि ये तीन ही मैच करती हैं। वैसे लॉग में तो 10-12 प्रॉपर्टीज़ होती हैं,
लेकिन स्पेशली यहाँ पे 3 होल्ड करती हैं। और राइट साइड ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट आए, तो हम लोग क्या करते हैं 2k पाई की शिफ्टिंग करते हैं। इसमें एक 2k पाई इंटीजर लिख देते हैं जहाँ पे k मस्ट बी सेलेक्टेड सो दैट RHS लाइज बिटवीन -पाई टू पाई, -पाई पे ओपन, पाई पे क्लोज्ड। अब आता है डिमोवर्स थ्योरम, MOIVRE, DMT इसको कहते हैं। ये क्या कहता है बच्चों कि अगर आपको z की वैल्यू r e की पावर आइटा थीटा पता है तो आप z की पावर n लिख सकते हैं, r e की पावर आइटा थीटा होल टू दी पावर n, जहाँ पे r की पावर n टाइम्स e की पावर आइटा n थीटा लिखेंगे और ये हो जाएगा r की पावर n टाइम्स कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो जहाँ पे n इंटीजर्स के लिए तो ये हमेशा होल्ड करता है, लेकिन अगर n की वैल्यू p/q फॉर्म में है तो जो q वैल्यूज़ आएंगी उसमें से एक वैल्यूज़ इसको मिलती हैं। नॉर्मली हम लोगों को इंटीजर्स ही दिया रहता है, ये हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करने में निकालते हैं। अब उसके बाद आता है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्क्वायर रूट में आपको क्या करना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर रूट चाहिए तो आप इसको x प्लस आयोटा वाई मानते हुए स्क्वायर कर दीजिए और प्रोसीड करिए जहाँ पे x y रियल हैं। तो रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करते हुए जाओगे तो मिल जाएगा। अब आता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसमें क्या होता है बच्चों कि हम लोग इसकी बात करते हैं और इसके रूट होते हैं z = 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। जो दो रूट इमेजिनरी आते हैं वो एक दूसरे के स्क्वायर हैं, तो एक ओमेगा मानने पे दूसरा ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। और अदर चैप्टर्स में बस इसका यूज़ ये है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है और ओमेगा क्यूब 1 होता है। ओमेगा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा और सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना होगा। ठीक, तो ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1-2 पॉइंट और है कि जैसे अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को आर्गन प्लेन में ड्रॉ करें तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होता है। जैसे आप इस तरह से दिखाओगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, जिसमें ये 1 होगा, ये ओमेगा होगा और ये ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक, तो और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 + ओमेगा टू दी पावर n + ओमेगा टू दी पावर 2n इसकी वैल्यूज़ होती है 3। इफ़ n = 3 लैम्डा मतलब n इंटीजर हो और मल्टीपल ऑफ 3 हो, और n इंटीजर हो और नॉट मल्टीपल ऑफ 3 हो। तो ये ध्यान रखना है, n इंटीजर्स हो, हम पहले ही बोल चुके हैं। अगली चीज़ ये होती है बच्चों इसमें कि a³ + b³ के फैक्टर होते हैं a + b ओमेगा और a + b ओमेगा स्क्वायर। उसी तरह से a³ - b को b की जगह -b कर देना। फिर a² जैसे z³ -1 के ये रूट थे ना, z - 1 z - ओमेगा स्क्वायर। तो ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हम लोग ला सकते हैं a³ + b³ + c³ -3abc इसके भी फैक्टर होते हैं a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर। देखो पहले तो ये ऐसे लिखते हैं इसको a + b + c, फिर क्या लिखते हैं a² + b² + c² -ab - bc - ca। तो उसी को फैक्टराइज करते हैं तो a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर और a + b ओमेगा स्क्वायर + c ओमेगा आता है, जहाँ पे a b c आपके क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। क्लियर। तो इस तरह से आपका क्यूब रूट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप इतना जानेंगे तो आपसे हो जाएंगे। अब इसमें आता है बच्चों ज्योमेट्री वाला सेक्शन। nth रूट उतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है तो उसको स्किप कर रहे हैं शुरू में। अब ज्योमेट्री में आपको क्या क्या ज़रूरी है वो आप ध्यान रखिए। ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैंने ये नोटिस किया है बच्चों कि आपके जितने क्वेश्चंस हैं सभी z की वैल्यू x + आयोटा y पुट करने से ऑलमोस्ट हो जाते हैं जेई मेन। हाँ, जेई एडवांस के लिए आपको थोड़ी बहुत एडवांस नॉलेज की ज़रूरत है, लेकिन जेई मेन में आपके आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आप क्या करिएगा, z की वैल्यू x + आयोटा y पुट कर दीजिएगा। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, z की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे x + आयोटा y पुट कर देंगे, जहाँ पे x और y क्या हैं, रियल हैं। अगर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बतानी हो जो z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहे हैं तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, मतलब ये PQ हो जाएगा, जहाँ पे P आपका z1 है और Q आपका z2 है। उसी तरह से बच्चों अगर आपको मान लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए
और यहाँ पे Z1 है और यहाँ पे Z2 है। तो आप क्या करिए, कोई भी पॉइंट P ले लीजिए और ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होती हैं, इक्वल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। तो मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस Z2 रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट Z1 एंड Z2। फिर अगला होता है, अगर आपको सर्किल रिप्रेजेंट करना है, जिस सर्किल का सेंटर Z0 है और रेडियस R है, तो इसका भी हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z माइनस Z0 इक्वल टू R। अगर ग्रेटर दैन R करेंगे तो सर्किल के बाहर वाला पार्ट, लेस दैन R करेंगे तो सर्किल के अंदर वाला पार्ट। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है। और इसी को अगर हम लोग जनरलाइज करते हैं स्क्वायर करके, तो ये आपका जिस फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो ये है Z इंटू जेड कंजुगेट प्लस A Z कंजुगेट प्लस A कंजुगेट Z प्लस B इक्वल टू 0, जहाँ पे A इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है और B क्या है, रियल नंबर है। उसी तरह से स्ट्रेट लाइन की ये इक्वेशन होती है। तो इस सर्किल का सेंटर -A है और रेडियस आपका, जैसे इसका अगर कोई सेंटर पूछे तो आप लिखते हो ना -A, और इसका जो R है वो स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ A का होल स्क्वायर माइनस B है। तो इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं देखा हूँ कि इससे ज़्यादा आपका रेलेवेंट नहीं है। इलिप्स की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशंस नहीं आती हैं, बस स्ट्रेट लाइन सर्किल आता है। सर्किल में मॉड ऑफ Z माइनस Z0 इक्वल टू R से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब क्या बचता है, थोड़ा देखते हैं, कुछ बचा तो नहीं। रोटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ बच्चों। रोटेशन से जो भी प्रॉब्लम आएंगी वो आपको एक डायग्राम से हो जाएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम रोटेशन कहाँ लगाएंगे, कैसे एग्जाम में क्लिक करेगा कि हमें रोटेशन लगाना है। तो आपको बच्चों यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करना होता है, मतलब रिलेट करना होता है। जैसे मान लीजिए ये A है, इसको हम Z1 कह रहे हैं, ये B है, इसके Z2 कह रहे हैं, और ये C है जिसको Z3 कह रहे हैं। और हमने इस वेक्टर को इस वेक्टर की तरफ रोटेट किया है बाई एन एंगल थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप क्या करिए, फाइनल यूनिट वेक्टर लिखिए Z3 माइनस Z1, जैसे पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखते हैं, अपॉन मॉड 3 Z3 माइनस Z1 इक्वल टू इनिशियल लिखिए Z2 माइनस Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया है तो e की पावर आयोटा प्लस थीटा लिख दीजिए। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन किया है तो e की पावर आयोटा माइनस थीटा लिख दीजिए। बस इतना ही होता है बच्चों। अगर कोई पूछे कि आर्गूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 कितना है, तो इसका मतलब Z2 को Z1 की तरफ रोटेट करेंगे तो आर्गूमेंट कितना दिख रहा है, थीटा। इसमें एक इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं BZ2 और CZ3 और ये सभी अगर इक्वल है तो यहाँ पे एक, और Z0 इसका सरकम सेंटर है, तो ये होल्ड करता है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, और Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो 3 टाइम्स Z0 के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो ये ध्यान रखना है, इस पे बेस्ड कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे आर्गूमेंट ऑफ Z1 अगर कोई पूछता है, जैसे मान लीजिए कोई पूछता है कि आर्गूमेंट ऑफ Z इक्वल टू π/3 को रिप्रेजेंट कर दो, तो आप क्या करना है, इसको इस तरह से बना देना। बस ओरिजिन को काउंट मत करना, क्योंकि ओरिजिन का आर्गूमेंट डिफाइन नहीं होता। और इस तरह से बना देंगे π/3, और ये वो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जिसके सभी के आर्गूमेंट कितने हैं, आपके π/3। ओके, तो ये आपका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें बच्चों एक इन्फॉर्मेशन और होती है कि जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आर्गूमेंट ऑफ Z+1 अपॉन Z-1 इक्वल टू π/2 है, इसको रिप्रेजेंट करो। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 और -1, जैसे एक सेमी सर्किल बना लेते हैं, एक 1 है और एक -1 है। अब देखना ये कैसे होगा। तो ये Z को, जैसे ये अगर यहाँ पे Z मानूँ तो इसको मैं ज्वाइन करूँगा, तो 1 को जैसे Z+1 Z-1, तो Z+1 ये हो जाएगा Z-1, जैसे इसको मैं Z+1 लिख सकता हूँ और इसको Z-1। अब Z-1 को रोटेट किया गया है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये पार्ट गलत हो जाएगा और ये पार्ट सही हो जाएगा, मतलब नीचे वाला पार्ट हो जाएगा आंसर।
क्यों? क्योंकि यहाँ उल्टा चल रहा है। इसको अगर रोटेट करेंगे तो ये लिखेंगे थीटा इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ फाइनल z-1 अपॉन z+1 इक्वल टू π/2, जो कि गलत है। हम लोग उल्टा लिखना चाहते हैं, तो इसका मतलब नीचे वाला पार्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। और नीचे वाला पार्ट कैसे आंसर आएगा ये भी दिखा देता हूँ। तो आप कह सकते हो कि सर नीचे आप कहीं भी लोगे, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ बच्चों, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो ये रिजल्ट याद रखना, ये Z2 Z1 Z2 Z2 Z3 है, Z3 नहीं, Z2 Z3 और Z3 Z1, Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू 3Z0 का स्क्वायर है। तो ये सब अगर रिजल्ट्स याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और टाइम बचेगा आपका, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में यही सब है जो स्टूडेंट को नहीं याद आता है तो उसको टफ लगता है क्वेश्चंस, और अगर याद आ जाए तो आसान टॉपिक होता है। इसमें कोई इफ बट नहीं है, थोड़ा हाँ डरावना टाइप का दिया जाता है ताकि स्टूडेंट लोग डर जाएं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि डिनोमिनेटर हाफ सर्किल लोअर हाफ सर्किल कैसे हुआ ये देखते हैं। तो ये आपका 1 है बच्चों, और ये आपका कितना है -1। आप लोअर हाफ में इंटरसेक्शन करा दीजिए सेमी सर्किल का, तो ये 90 तो बना ही देंगे। अब देखिए इनको आप इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो z+1 और इसको z-1 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में लिखेंगे तो आर्गूमेंट ऑफ z+1 अपॉन z-1 ये आप π/2 लिखेंगे। और ये हर पार्ट के लिए सही है अगर z आपका कहीं भी लोअर पार्ट में लाई करे, तो लोअर पार्ट ऑफ द सर्किल, है ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सर्किल, हाँ बच्चों वो सब होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो Z1 और Z2 पॉइंट से पास करे, तो इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं Z और लिखते हैं कि आर्गूमेंट ऑफ z-z1 अपॉन Z2 - Z1, ये हमेशा या तो 0 होगा या तो पाई होगा। मतलब z-z1 की वैल्यू लैम्डा टाइम्स Z2 - Z1 लिख देते हैं। यहाँ पे लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और लैम्डा कोई भी रियल है तो z इक्वल टू Z कंजुगेट के इक्वल लिख देते हैं। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस आप ये ध्यान रखना ना कि इसमें आर्गूमेंट का लोचा है। आर्गूमेंट 0 या पाई होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ प्योरली रियल, और अगर आर्गूमेंट π/2 या -π/2 हुआ तो आर्गूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। ये पॉइंट को अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। सर्किल मैंने बता दिया, इक्वेशन ऑफ सर्किल, रोटेशंस बता दिया, डी मोवर्स थ्योरम भी बता दिए, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, सारी चीज़ें तो बता दिया मैंने ऑलमोस्ट। तो ये ध्यान रखना बच्चों, है ना। कोई लग रहा है जा रहा है एरोप्लेन लेकर। डी मोवर्स थ्योरम, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, 1 मिनट देख लेते हैं। डेफिनीशंस ऑलरेडी आती है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म, एलर फॉर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड कंजुगेट, एक ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ होती हैं उसको भी क्यों छोड़ें, उसको भी लिख ही देते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़। तो देखो बच्चों कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का होल मॉडुलस। ये इक्वालिटी लगाएंगे अगर Z1 Z2 Z3 तीनों कोलिनियर हों और Z1 Z2 सेम साइड में लाई करें, और यहाँ इक्वालिटी लगाएंगे अगर Z1 Z2 Z3 कोलिनियर हो और Z1 Z2 और ओरिजिन कोलिनियर हो और Z1 Z2 अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन लाई करे। मतलब इसमें ये इक्वालिटी लगाने के लिए हमें डायग्राम को इस तरह से बनाना होगा, जिधर Z1 उधर Z2, और यहाँ इक्वालिटी लगाने के लिए हमारे पास इधर Z1 है तो अपोजिट साइड में क्या होगा, Z2 होगा। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसका कोई एडवांटेज उतना खास मिलता नहीं है, और Z1 की जगह -Z2 कर सकते हैं, Z2 की जगह -Z2, क्योंकि ये हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ट्रू है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 का होल मॉडुलस। अब यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, ये इक्वालिटी के लिए अपोजिट साइड Z1 Z2 और ये इक्वालिटी के लिए सेम साइड होना चाहिए। थोड़ा अपोजिट हो जाता है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे दिया रहेगा उस तरह से सोच लेंगे। तो हमने ध्यान रखना है इसको, ट्रायंगल वाला इक्विलैटरल का बता ही दिया, और सर्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बता ही दिए, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्किल्स,
डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्किल्स, इसमें क्या करना है बच्चों कि अगर ये डायमीटर फॉर्म के आंसर निकालने हैं, ये Z1 है, ये B Z2 है, तो मिड पॉइंट के थ्रू सेंटर निकाल लेंगे, रेडियस निकाल सकते हैं, या आप कोई भी ज्वाइन करोगे तो 90 डिग्री बनेगा। तो इन दोनों का जो आर्गूमेंट है, अभी जो थोड़ी देर पहले लिख भी रहे थे, Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, या तो π/2 लिख दो या -π/2 लिख दो, मतलब ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। मतलब Z माइनस Z1 को आप लैम्डा आयोटा टाइम्स Z माइनस Z2 लिख सकते हैं, या Z प्लस Z कंजुगेट इक्वल टू 0 से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। तो ये ओमेगा के बारे में बता ही दिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। ओमेगा कभी भी आए उससे रिलेट करके प्रॉब्लम्स करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग Z1 Z2 भी बता दिया, डायमीटर फॉर्म भी बता दिए, इक्वेशन ऑफ सर्किल भी बता दिए, है ना। उसके बाद आता है बच्चों कि ये इलिप्स हाइपरबोला का क्या करते हैं, तो उसके लिए अब हम लोग उसको भी पढ़ ही लेते हैं। इलिप्स और हाइपरबोला उसको भी देखते हैं, जब इतना कर लिए तो उसको क्यों छोड़ें। अब बात ये है यार कि इसमें मिटाता हूँ तो टाइम लगता है, फॉर्मूला पहले से रहता तब तो एक्सप्लेन ही करता, अब यहाँ नोट करो मिटाओ, क्या किया जाए। ध्यान दो बच्चों, जैसे दो पॉइंट हैं A और B, अब एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे P और इनके सम को हम लोग लैम्डा लिखते हैं, Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू लैम्डा। और तीन केस एग्जिस्ट करता है, एक बार लैम्डा अपना ग्रेटर देन Z1 माइनस Z2 है, एक बार लैम्डा इक्वल टू Z1 माइनस Z2 है, और एक बार लैम्डा लेस देन Z1 माइनस Z2 है। तो इस केस में आपको बच्चों इलिप्स बनेगा, क्योंकि ये हमेशा आप ट्रायंगल बना सकते हो। इस केस में लाइन सेगमेंट बनता है और इस केस में नो कर्व बनता है, नो कर्व या पॉइंट, क्योंकि Z1 माइनस Z1 Z2 की मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। लेकिन अगर ये डिफरेंस हो, मतलब मॉड ऑफ Z माइनस Z1 माइनस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ पे तीन केस बनेंगे, एक लैम्डा ग्रेटर दैन Z1 माइनस Z2, दूसरा लैम्डा लेस दैन Z1 माइनस Z2, और लैम्डा इक्वल टू Z1 माइनस Z2। तो अब यहाँ अपोजिट हो जाएगा, जैसे यहाँ ग्रेटर के लिए इलिप्स बन रहा था तो यहाँ पे हाइपरबोला बनेगा लेस के लिए। ये हम लोग यूज़ करते हैं ना, दो साइड का सम तीसरी साइड से लार्जर होता है, या एक साइड दो साइड के डिफरेंस से ग्रेटर होती है। और यहाँ पे आपका नो कर्व, नो पॉइंट, नो बनेगा, नो भी एनी पॉइंट। और यहाँ पे लाइन रेस बनती हैं, दो दो रेस। अभी रेस कैसे बनती हैं, तो आप कह सकते हो कि ये सर है इधर और इधर, ये Z1 है, ये Z2 है, कहीं भी लोगे पॉइंट तो इनका हमेशा डिफरेंस के इक्वल आएगा, है ना। तो इस केस में रे बनेगी। और ये दूसरा केस में क्या बनेगा, तो दूसरे केस में कहेंगे कि बच्चों ये Z1 है, ये Z2 है, और जब इक्वालिटी होल्ड करेगा तो इस पॉइंट पे ये कोई भी पॉइंट इस तरह से दिखा सकते हैं, है ना, जहाँ पे PZ1 प्लस P का एक से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस का जो सम है वो मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 और मॉड ऑफ Z माइनस Z2 की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये आपके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, नहीं आया है तो एक बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिए बच्चों। अब आप भी जानते हो कि यार कि 20 लेक्चर 25 लेक्चर की चीज़ 1 घंटे में, आधा घंटा में कवर कर रहे हैं, तो कौन सी स्पीड होगी। तो एक बार रिकॉल कर ही देते हैं। चलिए हमारे साथ एक बार बोलिए जय माता दी के साथ। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स, एक बार सीक्वेंस ऑर्डर बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर पढ़ते हैं, फिर Z इक्वल टू A प्लस आयोटा B, जहाँ पे रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, आर्गेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में पढ़ा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब दोनों सेम पॉइंट रिप्रेजेंट करें। उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बारे में बात करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स, एडिटिव इनवर्स पढ़ लेते हैं। फिर कंजुगेट मतलब मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस इज कॉल्ड इट्स कंजुगेट।
उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, फिर मॉडुलस पढ़ते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ओरिजिन से डिस्टेंस, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, फिर पोलर फॉर्म आता है, आर्गूमेंट पढ़ते हैं, फिर इलर फॉर्म होता है, डी मॉर्गन्स थ्योरम होता है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, nth रूट भी है, लेकिन वो अपने सिलेबस में उतना नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम उसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ज्योमेट्री में आते हैं तो Z1 Z2 के बीच की डिस्टेंस के लिए मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 लिखते हैं, उससे सर्किल की डिफिनीसन, स्क्वायर इलिप्स की डिफिनीसन और आपका स्ट्रेट लाइन की डिफिनीशंस लिखते हैं। उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ते हैं, जिसमें हमने आपको ये बताया कि आप कोई भी लाइन पे पॉइंट Z कंसीडर कर लीजिएगा और उसको आर्गूमेंट से रिलेट करिएगा गिवन डेटा के टर्म्स में। फिर रोटेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर में आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट कर सकते हो और साइमल्टेनियसली उसके मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर लेते हो, इसलिए हमने यूनिट वेक्टर में बदला था। यूनिट वेक्टर जब बदलोगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी इन्वॉल्व होगा, जो कि एज ए क्वेश्चंस के फॉर्म में करता है रहेंगे। फिर अगला कि इक्विलेटरल के लिए हमने कंडीशन बताई थी Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। और अगर इक्विलेटरल का जो सर्कम सेंटर है और अगर Z0 है तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स Z0 स्क्वायर। बहुत सही सोचा आपने। फिर हम लोगों ने क्या किया है, उसके बाद हम लोग कुछ लोकाई दिखा रहे थे जो आपको पसंद आए होंगे। सर्किल कब रिप्रेजेंट करता है, सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन मॉड ऑफ Z माइनस Z0 इक्वल टू R। जब उसको ओपन करते हैं तो Z बार प्लस A बार Z प्लस AZ बार प्लस B इक्वल टू 0, जहाँ पे A कॉम्प्लेक्स नंबर है, B रियल है और माइनस A सेंटर और आपका स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज रेदर रेडियस, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस B नॉट B स्क्वायर। ध्यान रखना, अगर B स्क्वायर लिखे होंगे शुरू में तो उसको काट देना, B लिखना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं बच्चों, उसके बाद हमने ऑलमोस्ट आपको करा दिया है मेरे ख्याल से। हमने अपनी तरफ से तो मैंने ओमेगा के बारे में पढ़ रहे थे। ओमेगा में क्या होता है, Z क्यूब इक्वल टू 1 के जब रूट सॉल्व करते हैं तो Z इक्वल टू 1 आता है, फिर Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 इक्वल टू 0 आता है। उसके जो रूट सॉल्व करते हैं तो -1/2 प्लस माइनस -i/√3 आता है। इसका खास बात यह है कि एक जो वैल्यूज़ है वो दूसरे का स्क्वायर है, तो एक को ओमेगा मानते हैं तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, ओमेगा क्यूब 1 होता है। इस तरह से हम लोग प्रोसीड करते जाते हैं और अपना आंसर आते रहता है। फिर अदर चैप्टर में जब भी ओमेगा दिखे तो बच्चों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 और ओमेगा क्यूब 1, और इसको थ्योरी ऑफ इक्वेशन से लिंक कर सकते हैं, मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं, लॉग लेकर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो मन करे भरता बना सकते हैं, खा सकते हैं। इस तरह से है आपका ओमेगा से रिलेटेड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, nth रूट आता है। nth रूट में क्या करते हैं, एक सर्किल को n पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उससे आंसर आता है। पॉलीगॉन एलिगन सिलेबस में है नहीं, तो आप जितना बताया गया है उतना एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चंस कर लीजिएगा। क्वेश्चंस में ज़्यादातर मॉडुलस आर्गूमेंट के ही क्वेश्चंस होते हैं, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट से रिलेटेड, और आई होप आप इंजॉय करेंगे और अच्छे से करेंगे क्वेश्चंस। ओके, एक दो कराएं क्वेश्चंस तो लिखिए। द सम ऑफ 1/62th पावर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्यूबिक है, डायरेक्टली मेथड नहीं होता है कि रूट हीट एंड ट्रायल से निकालते हैं। तो x³ -1 को एक जगह कंबाइन कर देते हैं और -2x x -1, आप तुरंत पाएंगे x -1 और ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 -2x टाइम्स x -1 लिखोगे इक्वल टू 0। तो एक रूट आएगा आपका, फैक्टराइज होगा तो x -1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये 1 आता है, फिर आता है 1 प्लस माइनस i/√3/2। तो जब हम लोग इसको पाते हैं तो जो हमने ओमेगा लिखवाया था तो ये 1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आता है। अब आपसे कह रहा है कि सम निकालना है 162 पावर, तो इसका तो 162 1 ही रहेगा, 162 ये माइनस ओमेगा स्क्वायर 162 आप ध्यान से देखो तो खुद आपका जो है वो 2 टाइम्स 162, 3 का मल्टीपल है तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा 3। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, ये क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि जो हमने रिजल्ट लिखवाया था इसकी वैल्यू होती है 3 अगर n 3 का मल्टीपल है और 0 अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है। दूसरा कि ये फैक्टराइज करना, रूट निकालना है, ये सब हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब ये मत कहना कि कहाँ सीखे हैं, अरे भाई फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन ये सब हम लोग लिमिट में तो पढ़ते ही हैं, और साथ में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के टाइम 9th क्लास में भी तो पढ़ते हैं, है ना। जितनी बार भी करें कम कहा जाएगा, और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ऐसे ही प्रॉब्लम दिखेंगे आपको। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, लेट z इक्वल टू जेड बी दोज कॉम्प्लेक्स नंबर हुई सेटिस्फाई द रिलेशन। एक सर्किल का इंटीरियर पार्ट है और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है।
आपको मॉड ऑफ जेड प्लस वन के होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो हमने आपको सजेस्ट किया था कि ऐसे क्वेश्चन में आप जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई मानेंगे। आप जैसे ही इस इक्वेशन में रखते हैं तो आपको मिल जाता है, हमने सॉल्व किया हुआ है बच्चों, तो एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब आप डायग्राम बनाते हैं सर्किल का, तो इस सर्किल का सेंटर -5,0 और रेडियस 4 है, तो आप डायग्राम इस तरह से बनाते हैं। और ये इत्तेफाक है कि ये लाइन भी उसी सेंटर से पास हो रही है, तो आप इस तरह से बनाते हो। ये जो पॉइंट है ये आपका मान लीजिए A-1 पॉइंट है, और सर्किल ये जो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है और सर्किल के अंदर है, मतलब ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलेंगे, ये जितने हैं। अब आपको इन जितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उसमें इसके मैक्सिमाइज डिस्टेंस बतानी है थी, वो है ये है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू d है तो इसकी d स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ये रेडियस 4 है और स्लोप इसका लाइन का y इक्वल टू एक्स प्लस वन इक्वेशन है, तो ये 45 डिग्री 45 डिग्री, तो ये 135 डिग्री। कोसाइन फार्मूला लगा सकते हैं सीधे सीधे, -1/√2 इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 × 4 × 4, तो ये आ जाएगा -16√2 इक्वल टू 32 प्लस माइनस डी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू 32 प्लस 16√2। तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 32, बीटा की वैल्यू 16। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपसे पूछ रहा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 48 के इक्वल। लेकिन ध्यान रखो बच्चों, इतना आसानी से हमने क्वेश्चन इसलिए कर लिया क्योंकि हमें ज्योमेट्री पार्ट क्लियर है। अगर आपको नहीं क्लियर है तो फिर आप क्या करेंगे, कोसाइन फार्मूला अगर भूल भाल जाते हैं एग्जाम में, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन की ये लाइन और सर्किल को सॉल्व करिएगा, फिर इससे 2 पॉइंट आएंगे, तो उससे थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा। अभी ये एंगल ईजी था और हम कोसाइन फार्मूला जानते हैं, तो इसलिए हम लोग आसानी से वैल्यू निकाल लिए। और हाँ, इसको यहाँ पे पुट कर देना बच्चों, आराम से पुट करना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, इत्मीनान से पुट करिएगा। और मैं कह रहा था ना कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली आ जाती है, आप परेशान एकदम नहीं होंगे। तो इसका आंसर है 48। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें डरावना क्या है, ये अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करके पूछे तो सभी बच्चे कर लेंगे। और ये कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये आपको कैसे पता चला कि यहीं सबसे दूर है। तो देखो बच्चों, यहाँ से ऐसे जाएंगे तो सबसे दूरी तो यहीं होगी, एक ये है, लेकिन ऐसा डायग्राम है कि इससे ये सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, इसलिए हमने ऐसा किया और उसे कंफर्म भी हो रहा है। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, इफ़ द लाइंस आर नॉर्मल टू द सर्किल्स, तो इन दोनों लाइनों की इक्वेशन निकालेंगे। इफ़ द लाइंस टेंजेंट टू द सर्किल देन इट्स रेडियस इज। तो हम लोगों को मालूम है बच्चों कि जो सर्किल के नॉर्मल्स होते हैं वो सर्किल के सेंटर से पास होते हैं, और एक लाइन जो है वो सर्किल पे टेंजेंट है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे और उससे हमें रेडियस मिल जाएगा, L1 L2 L। इस तरह से 3 लाइनों की इक्वेशन बना लेते हैं। अब L1 क्या है, तो हमने आपको ये इलाज बताया था कि आप z की वैल्यू x प्लस आयोटा y मान लेना हर जगह, बस टाइम पास क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो L1 मान लीजिए पहली लाइन को ही मान लेते हैं, जो कि 2 - z ऐसे लिखा है ना, +2 प्लस आयोटा टाइम्स z बार। अब चाहें तो यहीं पुट कर दो, तो 2 - आयोटा एक तरफ ले जाके भी पुट कर सकते हो, x प्लस आयोटा y, इधर 2 ये इक्वलिटी है 2 प्लस आयोटा, और यहाँ लिखेंगे x माइनस आयोटा y। ये हम कन्वर्ट करके मिटाते जाएंगे, तो दिस इज़ 2x 2 आयोटा y x माइनस आयोटा x, और ये प्लस y इक्वल टू 2x माइनस 2 आयोटा y प्लस आयोटा x प्लस y। तो इसमें देखो कोई कैंसिल होगा, कोई नहीं हो रहा है, 2x कैंसिल हुआ, y बेचारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम 2y माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2y। तो यहाँ से y इक्वल टू x/2 आ रहा है, तो इसकी इक्वेशन हमने लिख दिया y इक्वल टू x/2, है ना। बस इस तरह से सिंप्लीफाई करते जाइए। सेकंड इक्वेशन में आते हैं, तो 2 प्लस आयोटा, इसको और जल्दी सॉल्व करने का एक तरीका होता है बच्चों। इसका तरीका ये होता है जल्दी सॉल्व करने का कि 2 को कॉमन ले लो, तो z प्लस z बार, और आयोटा कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो z माइनस z बार आएगा, और आयोटा कॉमन लोगे तो z प्लस z बार दिखेगा,
-4 आयोटा इक्वल टू 0। तो ये होता है आपका 2, आपको हमने सिखाया था ना, इसकी वैल्यू 2 आयोटा वाई, और ये 2x -4 आयोटा इक्वल टू 0। आयोटा कैंसिल कर दो तो ये लिखोगे x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ध्यान देना, x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2y इक्वल टू एक्स है, x प्लस 2y इक्वल टू 2। तो 2y इक्वल टू एक्स, तो x प्लस x 2x, तो 1,2 आ जाएगा सेंटर। नहीं, 1,1/2 आएगा ना। y की वैल्यू क्या कर रहा हूँ यहाँ, 2y, x की वैल्यू 2y रखोगे, 2y इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 1/x की, ये 1/2, 1/4 आता है, 1/2, 1/4 सेंटर। अब यही मेहनत करिए आप, मतलब इसमें कह सकते हो कि साला खाली टाइम पास के लिए दिया हुआ है, इतनी मेहनत करवा रहा है केवल सेंटर निकालने के लिए। कई स्टूडेंट इसको और भी तरीके से कर लेते हैं, जैसे जेड बार को एलिमिनेट कर देते हैं दोनों जगह से, वो भी एक सही तरीका है। यहाँ से भी जेड बार निकालो, यहाँ से भी जेड बार निकालो, उड़ा दो उसको। अब कहाँ है, इसको देखते हैं। तो ये आयोटा टाइम्स x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई प्लस 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0। ओपन कर दो इसको, तो आयोटा x माइनस वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई प्लस 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0। तो आप ध्यान दो बच्चों, यह आएगा x माइनस वाई प्लस 1, और आयोटा कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई प्लस 1। तो x माइनस वाई प्लस 1 इज द टेंजेंट की इक्वेशन, x माइनस वाई प्लस 1। अब हमें इस r को निकालना है, तो 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/√2। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 1/4। कितना आता है भाई, 3/2 माइनस 1/4 अपॉन √2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आएगा, 6/4 माइनस 1/4, 5/4√2। आंसर कितना है भाई, 3/2√2 दिया है। मतलब हमने कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया, सॉल्व करते समय गड़बड़ कर दिए क्या। x की वैल्यू 2y, तो 4y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू हाफ लिखते हैं ना, सेंटर में निकालते समय गड़बड़ कर दिए हैं। इन दोनों को सॉल्व करोगे बच्चों, तो y की वैल्यू x की बाई 2, तो x की वैल्यू 1 आएगी ना। यहाँ लग रहा था मैंने कुछ गड़बड़ किया है, 1,1/2। अब ये 1,1/2 पे ये गड़बड़ हो जाएगा, ये 1 माइनस 1/2 प्लस 1, 3/2। देखो कितना आसानी से कैलकुलेशन है, हम भी इधर उधर कर रहे हैं चौपट। 3/2√2 इज़ द आंसर। कैलकुलेशंस का ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ था नहीं, इसमें बस पेशेंस मार के क्वेश्चंस करना है। लेकिन इतना मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ छाड़ आए होंगे, ये सोच के कि सर आसानी से ये सब कराएंगे ही, हम करेंगे ही। अब यार इसमें क्या बताऊँ, इसमें एक ही तरीका है कि आप x प्लस आयोटा वाई को, सॉरी जेड इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई मानो, प्रोसीड करो, आराम से क्वेश्चन होता जाएगा। सर्किल के कॉन्सेप्ट से कर लो, सर्किल में इससे बेहतर क्वेश्चन किए थे। 2 नॉर्मल की इक्वेशन दिया है सर्किल का सेंटर निकालने के लिए, और सर्किल का सेंटर मिल जाए, टेंजेंट मिल जाए, तो सर्किल का रेडियस निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि लाइन से, सर्किल के सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होती है। देखो बच्चों, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर आर सच दैट 1 माइनस 2 आयोटा इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, देन अल्फा माइनस बीटा इज गिवन बाई। ये 1 माइनस 2 आयोटा इसका एक रूट है, और अल्फ़ा बीटा रियल है, जेड में ये क्वाड्रेटिक है। तो हम लोग ये पढ़े हैं कि अगर कोफिशेंट्स रियल हों तो जो इमेजिनरी रूट आते हैं वो कंजुगेट पेयर में आते हैं। तो आप कह सकते हो हेंस अदर रूट इज़ 1 प्लस 2 आयोटा। तो सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो ये आएगा माइनस अल्फ़ा, और ये 2 के इक्वल हो जाएगा, और प्रोडक्ट निकालोगे तो वो आ जाएगा बीटा विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 4 विच इज़ 5। तो यहाँ से आपको अल्फ़ा माइनस बीटा पूछ रहा है,
अल्फ़ा माइनस बीटा है, बीटा माइनस अल्फ़ा पूछ रहा है भाई, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ गिवन बाई ये -2 -5 विच इज इक्वल टू -7। एक वर्क ये भी कर सकते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए हमें ये क्लिक नहीं करता है तो जो रूट है उसको सेटिस्फाई करा देते हैं। तो ये 1 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा टाइम्स 1 - 2 आयोटा प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो इसके जो रियल पार्ट आएंगे ये 1 - 3 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसके इमेजिनरी पार्ट आएंगे आपका आयोटा, कॉमन लेंगे तो -2 अल्फ़ा, और यहाँ से आ जाएगा -4 इक्वल टू 0। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होता है तो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट 0 होते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू -2 आ जाती है, और -3 - 2 प्लस बीटा रखते हैं तो 0 आ जाएगा, तो बीटा की वैल्यू 5 आ जाती है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा निकालते हैं तो -2 - 5 बच्चों कितना आता है, -7 के इक्वल। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन पहला मेथड ज़्यादा आसान है। आप कह सकते हो कि सर पहले मेथड में कुछ करना ही नहीं है, एक बार दूसरा रूट पता चल गया तो सम प्रोडक्ट से हम आसानी से वैल्यूज़ ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा मेथड भी सही है अपनी जगह पे। मान लीजिए कभी क्लिक नहीं करा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे मेथड को यूज़ कर सकते हैं, और इसमें रोने वाली क्या बात है, आराम से कर लेना तुम लोग, है ना। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, एक बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। इफ़ द लीस्ट एंड द लार्जेस्ट रियल वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा फॉर विच द इक्वेशन हैज़ ए सोल्यूशन आर पी एंड क्यू, देन अल्फ़ा 4 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बताना है आपको। तो आप क्या करिए, लेट जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई मान लीजिए, और इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस अल्फ़ा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आयोटा इक्वल टू 0। तो जब रिलेट करोगे तो y की वैल्यू आपको -2 मिल जाएगी, और जब y -2 रखोगे तो x प्लस अल्फ़ा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको 0, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर अगर करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसको ओपन कर दें और ये 4 रख दें, तो ये एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5। और बच्चों इसका अगर y मानते हुए रेंज निकालोगे ना तो ये आता है हमेशा 0 से लेकर 5/4। ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है, अगर आप नहीं किए हैं तो y मानते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर आपका 0 से 5/4 के बीच में आता है, तो अल्फ़ा कह सकते हो आपका आएगा -5 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 से लेकर प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। तो इसमें एक p है, q है, तो 4 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना है। तो इनके स्क्वायर का सम करेंगे तो आ जाएगा 5/4 5/4 10/4, और 4 कैंसिल करते हुए आंसर 10 लिख देंगे बच्चों। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है 10 विच इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये आपके देख रहे हैं डेफिनेटली आराम से सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन इत्मीनान से। इसमें हमने ये जूम किया है कि आप आराम से निकाल लेंगे। अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसे रेंज निकालते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के, एग्जैक्टली सिमिलर लॉजिक से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और बचा है, तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं, थोड़ा सा डरावना टाइप का है, लेकिन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा पोलर फॉर्म का यूज़ करते हुए। आपको के निकालना है सबसे पहले। थोड़ा डर रहा है यार, ऐसे क्वेश्चन में तो आदमी डर ही जाए। के की वैल्यू, अब देखो यहाँ कुछ डायरेक्टली लिखेंगे, जैसे ये है आपका, आप ध्यान से देखो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2e की पावर आयोटा π/3 होल की पावर 21 होल डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं √2e की पावर माइनस आयोटा π/4 होल की पावर 24 प्लस ये लिख सकते हैं 2e की पावर, ये 2π/3 है बच्चों, क्योंकि आर्गुमेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। आयोटा π/3 होल की पावर 21 होल डिवाइडेड बाई 2e की पावर आयोटा π/4 होल की पावर 24।
तो इसमें जो 2 के ख़तरनाक पावर हैं उनको बाहर कर देते हैं, तो ये 21 ऊपर और नीचे 12 बाहर के ये। अब ई की पावर ये कितने हो गए, तो 42/3, 42/3 14, 14×43 हाँ 14 पाई, और ये कितना होगा 6, ऐड कर दो, प्लस यहाँ देखें तो 41 7 पाई ना, 21 21/3 7 पाई, और ये नीचे से आएगा, नीचे से कितना आएगा गिनो, 6 पाई, 6 ही पाई होगा ना, ये नीचे से प्लस में गया और ये माइनस में गया 6 पाई, ये कितने हुए 2 की पावर 9, और यहाँ आप ध्यान से देखो तो ये हो गया 20 पाई, आंसर 1 प्लस, और ये कितना होता है पाई, आंसर -1। ये तो चौपट हो गया यार, आंसर 0 आ गया। तो मॉड्यूलस ऑफ के 0, तो n की भी वैल्यू क्या आ गई 0, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है। अब आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है, देखिए सिग्मा की सेम लिमिट है, तो j 0 से 5 तक, और ये स्क्वायर कर दो, तो j² प्लस 5 10j प्लस 25 माइनस j -5, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहिएगा। अब ये 0 से 5 है का स्क्वायर है, ध्यान देना, एक बार लिख लेते हैं, j 0 से 5, तो j² प्लस 9j प्लस 20, 9j है ये, तो 1 स्क्वायर से लेकर 5 स्क्वायर तक का मतलब n+1 2n+1/6 प्लस 9n × n+1/2 5 6/2, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा 6 टर्म है, तो ये 6 लिखेंगे, तो ये 6 कैंसिल, तो ये हो गया 11×5 = 55, और ये कितना होगा यार 3 135 फिर 120, तो ये दोनों मिलके हो गए 0 190 120 310। इसमें मेन गेम 310 का नहीं है, मेन गेम है कि ये जो पोलर फॉर्म में लिख रहे थे ना उसी का है। जैसे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्गुमेंट है 2π/3 और इसका मॉडुलस 2 है, क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। हमने आपको ये बताया है कि जो tan इनवर्स, जैसे x प्लस आयोटा y है तो y/x tan इनवर्स y/x, यहाँ पे पाई प्लस tan इनवर्स y/x लगाते हैं, और यहाँ -पाई प्लस tan इनवर्स y/x लगाते हैं। यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ पे π/2 लिखते हैं, यहाँ पाई लिखते हैं, यहाँ -π/2 लिखते हैं, और इसका आर्गुमेंट डिफाइन ही नहीं होता। ये उसी पे बेस्ड है बच्चों। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए 2π/3 आया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए π/3 आया है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए नेगेटिव आया है, और यहाँ पे भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव आया है। तो पता चला ये वैल्यू 0 निकल गई, और ये 0 निकल गई तो सिग्मा नोटेशन आपका सिग्मा से सीक्वेंस सीरीज से ही कर लीजिए क्वेश्चन, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। आज बहुत सारी क्लास ले रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ है, और कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपका बेहतर एग्ज़ाम जाए यार, है ना। मुझे उम्मीद है आप पूरा रिवाइज़ कर लेंगे अच्छे से और परफॉर्म करके आएंगे। हैव ए ग्रेट लक।